नमस्कार, वेलकम टू कैरियर मंत्रा 9.1। मैं अंकित यादव आपके अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि थंबनेल देख करके आप समझ चुके होंगे कि आज की क्लास में हम यूपी टेट का सॉल्व पेपर 2018 डिस्कस करेंगे। ये पेपर आपका 18 जनवरी 2018 को हुआ था। आपका समय ज्यादा बर्बाद ना करते हुए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है, एक सेकेंड। आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है, यदि 4 अगस्त 2017 को शुक्रवार है तो 61 दिनों के बाद कौन सा दिन होगा। आपसे ये पूछा गया है कि 61 दिन के बाद आपका कौन सा दिन होगा। एक सेकेंड, पेन ले लेते हैं हम। 61 दिनों के बाद आपका कौन सा दिन होगा। अब देखिए बात क्या आ रही है कि 61 दिन के बाद पूछा गया, तो आप ये देखिए कि 61 दिनों में कितने हफ्ते और कितने दिन बकाया रह जाते। तो देखो 61 में हम क्या करेंगे, हम 7 का डिवाइड कर देंगे। क्यों? क्योंकि एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं और 7 दिन बाद वही दिन घूम के आ जाता है। तो 7 से इसमें डिवाइड करेंगे तो 7 अट्ठे 56, तो 8 तो सप्ताह हो गए और बचे हुए दिन कितने रह गए, 5 शेष रह गए। कितने दिन शेष रह गए? 5 दिन शेष रह गए। तो इन 5 दिनों से हम दिन का पता लगाएंगे। अब जरा ध्यान दीजिए, वो कह रहा है कि इस तारीख को क्या है, शुक्रवार है। क्या है आपका? शुक्रवार है। शुक्रवार के कितने दिनों बाद? 61 दिनों के बाद। तो देखो शुक्रवार के 61 दिनों के बाद, तो 61 दिनों के बाद देखो क्या होगा कि हफ्ते तो वो घूम के वहीं आ जाएंगे। 5 दिन हम देखेंगे तो देखो 1 2 3 4 5, 5 दिन के बाद बाद वाला दिन आपको बताना है। ठीक है, ये दिन बताना है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, शुक्रवार के 5 दिन, 1 2 3 4 5, 5 दिन के बाद कौन सा दिन होगा, ये पूछा गया। तो देखो शुक्रवार के बाद क्या हो जाएगा, शुक्रवार के बाद आ जाएगा आपका शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार और बृहस्पतिवार। तो यहाँ पर हो जाएगा बृहस्पतिवार। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन इज राइट, बृहस्पतिवार। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। एक सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक चित्र दिया हुआ, दिए गए चित्र में ए बी और सी डी क्या है, पैरेलल है। दिए निशान बने हुए पैरेलल के, ये वाली लाइन आपकी और ये वाली लाइन सी डी जो है आपकी क्या है, पैरेलल है। और पैरेलल लाइन की एक विशेषता होती है कि ये लाइनें आपस में कभी नहीं मिलती, इनके बीच की दूरी हमेशा समान रहती है। ठीक है, अब क्या कह रहा है, वो कह रहा है यहाँ पर पूछा गया है एक्स डिग्री माइनस वाई डिग्री, मतलब एक्स और वाई मान निकाल लेंगे तो आप लेस करके बता सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, इस जगह पर ये जो है एंगल ए, देखो यहाँ से देखें ये वाला एंगल इस जगह पे, ठीक है, ये वाला एंगल जो मैं बता रहा हूँ आपको, ये एंगल कितना दे रखा है, 110 डिग्री दे रखा है। ठीक है, ये आपको कितना दे रखा है, 110 डिग्री दे रखा है। तो जरा ध्यान दीजिए कि ये क्या है, एक पैरेलल लाइन है, सीधी लाइन, सीधी रेखा है। तो जब 110 ये है तो ये कितना होगा, 70। ठीक है, अब ये एंगल 70 है तो वाई एंगल कितना हो जाएगा, 70। बात समझ आ रही है? क्योंकि ये इस मतलब क्या है, ये दोनों कोण क्या हो गए, ये वाला कोण दो, ये वाला कोण और ये वाला कोण जो है, ये जो रेखा है आपकी समान झुकी हुई है, तो उसी के अकॉर्डिंग रहेंगे तो 70-70 रहेंगे। सिंपल है। अब इस वाली बात की कर लेते हैं, एक्स कैसे निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पर देखिए ये 120 है, यहाँ पर देखिए ये 120 है, तो ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 60। टोटल वैल्यू 180 होती है ना, 180 में से 120 को लेस कर दिया तो 60 हो गया। अब जब ये 60 है तो ऑटोमेटिकली ये भी 60 होगा। तो अब y में से x को लेस करेंगे तो 60, 70 में से 60 को लेस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 10 डिग्री। ये ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यदि किसी दुकानदार को एक वस्तु को रुपए 390 में बेचने पर 20% का लाभ होता है तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। देखो आपको पता है कि वस्तु का क्रय मूल्य क्या होता है, अपने आप में 100% होता है। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन में दे रखा है कि 20% का लाभ होता है, तो देखो 100% तो क्रय मूल्य हो गया, 20% मिलाकर के हो गया उसका विक्रय मूल्य। ठीक है, तो टोटल वैल्यू हो गई 120%। ठीक है, और 120% की वैल्यू इस क्वेश्चन में दे रखी है 390 रुपए। ठीक है, तो आपको पता है कि 1% की वैल्यू क्या हो जाएगी, 390 बटा 120। तो हम 100% की वैल्यू जो कि क्रय मूल्य पूछा गया है, 100% की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 100 का गुणा करके। तो 390 बटा 120 मल्टीपल बाय 100, इससे निकालेंगे। ठीक है, काटपीट कर लेते हैं। देखिए हम क्या करेंगे, 0 से 0 कट गया, 3 से मैंने से काटा, 3 चौक 12, फिर 3 से काटा, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 13 बार कट गया। 4 से मैं से काटूंगा तो ये कितनी बार कटेगा, 25 बार कटेगा। अब 25 का मल्टीपल मैं 13 से करूंगा तो वैल्यू आ जाएगी 325। कितना आ जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, 325 रुपए। ठीक है, तो 325।
ठीक है, तो डी ऑप्शन इज राइट। आगे चलते हैं। यदि किसी कस्बे की जनसंख्या 60,000 से बढ़कर 65,000 हो गई, कितनी थी पहले 60,000 थी, अब 65,000 हो गई, तो जनसंख्या वृद्धि प्रतिशत बताना। सिंपल है, देखो पहले कितनी थी 60,000, अब हो गई 65,000, तो कितनी बढ़ गई 5,000 बढ़ गई, कितनी बढ़ गई 5,000 बढ़ गई, कितने पे बढ़ गई 60,000 पे, कितने बढ़ गई 60,000 पे मल्टीपल बाय 100। ठीक है, इसी तरह से तो परसेंटेज निकालते हैं हम लोग। ठीक है, वृद्धि प्रतिशत निकल गया क्योंकि ये वृद्धि हुई, बढ़ी हुई चीज ली है हमने, 5,000 बढ़ी हुई ली है, काट देते हैं। देखो हमारे पास 3 जीरो, तो ये 3 जीरो कैंसिल हो गए। ठीक है, इस 1 जीरो से ये 1 जीरो कैंसिल हो गया। अब काटो, ये कट के आ गया, 2 से काट रहा हूँ, 2 तिया 6, 2 पंजे 10, तो 5 हम 25, 25 बटा 3, 3 का भाग इसमें लगाओगे तो 3 अट्ठे 24, बचा कितना रह गया 1 बटा 3, तो 8.1 सही 1 बटा 3% की वृद्धि हो गई। बी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 40 व्यक्ति 30 दिनों में 200 किलोग्राम चावल खाते हैं। 40 व्यक्ति, देखो 40 व्यक्ति 30 दिनों में 200 किलोग्राम चावल खाते हैं, तो कितने व्यक्ति 30 दिनों में कितने दिनों में 30 व्यक्ति 500 किलोग्राम चावल खाएंगे? आपसे ये पूछा गया है इस क्वेश्चन में। ठीक है, सिंपल है, इसमें MDH/RW वाला फॉर्मूला लगता है। फॉर्मूला क्या है? MDH/RW बराबर MDH/RW। ठीक है, देखो M1 D1 H1 R1 W1 M2 D2 H2 R2 W2। देखो M क्या है? काम करने वाले आदमी, औरत, मेंस पावर हो गई। ठीक है, D क्या है? दिन है, H क्या है? घंटे हैं, R क्या है? मजदूरी वगैरह है। ठीक है, W क्या है? वर्क है। ठीक है, इस तरह को इसमें फॉर्मूले में पुट करेंगे वैल्यू को, जो वैल्यू दी जाती है इस क्वेश्चन में वो पुट करेंगे, जो नहीं दी जाती उन्हें छोड़ देते। इस फॉर्मूले का ये जादू होता है। ठीक है, देखिए कैसे। अब काम करने वाले आदमी हैं, हाँ है 40 आदमी। ठीक है, कितने दिन काम कर रहे हैं? 30 दिन। और क्या काम कर रहे हैं? 200 किलोग्राम चावल खाने का काम करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात क्या कह रहा है कि 30 व्यक्ति, तो 30 व्यक्ति हो गए, क्या खा रहे हैं? 500 किलोग्राम चावल खा रहे हैं। वो कह रहा है कितने दिनों में खा लेंगे? डी की वैल्यू निकालनी है आपको। क्या निकालना है? D2 की वैल्यू निकालनी है। काट पीट कर दीजिए। ठीक है, देखिए 2 जीरो से तो ये 2 जीरो मैंने काट दिए। ठीक है, और देखिए 2 से मैंने इस 4 को काट दिया। ठीक है, कितनी बार कटे? 2 बार कट गया। और देखिए इस 3 से मैंने इस 30 को काट दिया, 10 बार कट गया। इस 2 से मैंने इसको काट दिया, फिर से 5 बार कट गया। अब इस 5 से मैंने क्या किया? इस 100 को, 500 को काट दिया, तो कितना आ गया? 100 आ गया। तो 100 दिन इसका आंसर हो जाएगा। D2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 100। तो कुछ बचा ही नहीं है, D2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 100। तो डी ऑप्शन इज राइट। ठीक है, डी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 16 सेंटीमीटर, देखो विकर्ण दे रखे हैं 16 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर, समचतुर्भुज की भुजा क्या होगी? ठीक है, एक सेकंड रखिए, मैं आपके लिए समचतुर्भुज बना। अब देखिए मैंने समचतुर्भुज आपके लिए बना दिया है। अब यहाँ पर आपके सामने समचतुर्भुज बना हुआ है। देखो समचतुर्भुज में क्या क्वालिटी होती है कि इसकी जो भुजाएं होती है, जैसे कि AB भुजा है, BC भुजा है, CD भुजा है, DA भुजा है, ये सभी भुजाएं आपस में क्या होती है? बराबर होती है। जैसे कि ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा, ये सभी आपकी भुजाएं क्या होंगी? आपस में बराबर होंगी। ठीक है, समचतुर्भुज की ये क्वालिटी होती है। और एक क्वालिटी और होती है समचतुर्भुज में, जो विकर्ण आपस में एक दूसरे को काटते हैं वो 90 डिग्री पर काटते हैं। जैसे कि इस वाले एंगल की बात करी जाए, ये 90 है, इस वाले की बात की जाए, ये भी 90, इस वाले की बात की जाए, ये भी 90। इसी तरह सारे एंगल क्या होंगे? 90 होंगे। ठीक है, और ये बीच में मैंने O ले लिया, ये सेंटर पॉइंट है जो वहां पर ये काट रहे हैं। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। अब बात करते हैं आगे की। देखो समचतुर्भुज के विकर्ण जब 90 डिग्री पर काट रहे हैं, तो देखो पूरा विकर्ण, जैसे कि मैं मान के चलो A से लेके C तक की बात कर रहा हूँ, A से लेके C तक की बात कर रहा हूँ, यहाँ तक की। ठीक है, तो ये विकर्ण कितने मीटर लंबा है? कितने सेंटीमीटर लंबा? 16 सेंटीमीटर लंबा। तो इसका आधा कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। इसका आधा कितना हो जाएगा? 8। ठीक है, तो यहाँ से देखेंगे, जैसे कि मैं त्रिभुज ABO ले रहा हूँ। क्या ले रहा हूँ? त्रिभुज ABO। ठीक है, तो जरा देखिए, जब ये पूरा 16 है तो हमारा आधा कितना हो जाएगा? 8। तो ये वाली भुजा तो हो गई 8। ठीक है, इसको मैं यहाँ बना देता हूँ जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आए चीजें, कुछ इस तरीके से है। ठीक है, अब देखिए ये हो गया A, ये हो गया B, और ये 90 डिग्री पर काट रहा है, और ये हो गया हमारा O। तो देखो ये पूरा विकर्ण हमारा 16 है, 16 है, तो इसका आधा कितना हो जाएगा? यहाँ पर 8 हो जाएगा।
अब इसी तरह से ये 12 है, तो ये 12 है, तो इस जगह पे ये क्या हो जाएगा, ये वाला एंगल हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा, सॉरी ये विकर्ण हमारा कितना हो जाएगा, आधा, तो ये हो जाएगा हमारा 6। ये वाला हमने आ रहा 8 है और ये वाला हमारा हो जाएगा 6। ठीक है, तो यहाँ पे हम रख देंगे 6। अब देखो पाइथागोरस प्रमेय लग जाएगी। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय, तो ये क्या हो गया, इसके सामने का कर्ण हो गया। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इसका कर्ण हो गया, या तो कर्ण वाला फॉर्मूला आप निकाल देंगे, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, तो 8 8 64 प्लस 6 6 36, तो टोटल वैल्यू हो गई 100। अब ये क्या आ रहा है, कर्ण का स्क्वायर आ रहा है, कर्ण का स्क्वायर आ रहा है, तो कर्ण की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 100 का अंडर रूट निकालेंगे, तो 100 का अंडर रूट निकालेंगे तो 10 निकल के आएगा, तो इसकी भुजा कितनी हो जाएंगी, 10 10 हो जाएंगी, ये सारी भुजाएं कितनी हो जाएंगी, 10 10 हो जाएंगी। ठीक है, तो डी ऑप्शन इज राइट, सारी भुजाएं कितनी हो जाएंगी, 10 10 हो जाएंगी। ठीक है, दोबारा समझना, दोबारा से वीडियो देखना, समझ में आ जाएगा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 7 क्वेश्चन क्या कह रहा है, संलग्न क्षेत्र में रेखा पी ए क्यू, ठीक है, देखो आपके सामने बना हुआ है पी ए क्यू, ये वाली रेखा, ठीक है, तो पी ए क्यू वृत्त को बिंदु ए पर स्पर्श कर रही है, यहाँ पर ए पॉइंट पर ये स्पर्श कर रही है। ठीक है, तथा ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है, और इसके वृत्त के अंदर जो बनता है चतुर्भुज, उसकी जो चारों भुजाएं होती हैं वो वृत्त की परिधि को अगर टच करते हैं तो वो चक्रीय चतुर्भुज होता है। ठीक है, तो चक्रीय चतुर्भुज बन रहा है। अब देखिए आगे चलते, पूछा क्या है इसमें, पूछा दिया क्या है वो देखिए, पूछा क्या है ये देखिए, तो सी ए क्यू 70 डिग्री दे रखा है, तो देखिए सी ए क्यू मतलब ये वाला एंगल, ठीक है, कौन सा एंगल, ये वाला एंगल कितना दे रखा है, 70 डिग्री दे रखा है। ठीक है, कितना दे रखा है, 70 डिग्री दे रखा है। अब पूछा क्या है, ए बी सी है, ठीक है, ये लिखना भूल गया, एंगल और होगा यहाँ पे। ठीक है, एंगल एंगल ए बी सी है, तो देखो ए बी सी, तो ये वाला एंगल आपसे पूछा है, ये वाला एंगल आपसे पूछा है। अब देखिए जरा ध्यान दीजिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। देखिए पी ए क्यू ये एक स्पर्श रेखा हो गई है। अब अगर आपको पता हो जैसे कि आपका इस तरह से सर्किल है और ये सर्किल को, सॉरी ये थोड़ा नीचे हो गई लाइन, सॉरी, हाँ, अब जैसे ये सर्किल है तो इस सर्किल को इस तरह से ये टच करती हुई एक रेखा जा रही है, यहाँ पर टच कर रही है, और इसका ये सेंटर पॉइंट है, तो सेंटर पॉइंट से जब ये इसको टच कर रही है, कहीं से भी टच करे तो ये क्या बनता है, 90 डिग्री बनता है। ये पूरा एंगल कितना आ जाएगा, 90 डिग्री बन जाएगा। तो जरा ध्यान दीजिए, अगर ये सेंटर पॉइंट है तो यहाँ से ये बिंदु अगर ये टच करेगा तो देखो ये पूरा 90 डिग्री होगा, तो ये तो 70 हो गया, तो ये बचा हुआ कितना होगा, ये 20 डिग्री होगा, ये कितना होगा, 20 डिग्री होगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब देखिए इसको मैं और बढ़ा देता हूँ, इसको इस तरह से मैं बढ़ा देता हूँ, इस तरह से मैंने ये त्रिभुज पूरा बना दिया। ठीक है, ध्यान देना ये, तो त्रिभुज देखो ध्यान दो, मैं लिख रहा हूँ त्रिभुज ए ओ सी, इसकी बात कर रहा हूँ, ए ओ सी। तो देखो ये 20 हो गया, तो ये भी 20 होगा, ये 20 है तो ये भी 20 होगा, क्यों, क्योंकि समान दूरियां हैं, ये त्रिज्या है दोनों। ठीक है, तो 20 होगा, 20 और 20 40, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 20 और 20 40, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 140 डिग्री। ठीक है, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 140 डिग्री। अब जब ये 140 हो गया तो इसके ऊपर वाला ये आधा होता है, ये आधा होता है। आपको पता होगा कि एक ही जीवा से, नहीं पता तो सुन लीजिए, एक ही जीवा से वृत्त के केंद्र पर बना कोण जितना होता है उसका ठीक आधा परिधि पर बनता है। ठीक है, दोबारा देखो एक डायग्राम में बना देता हूं जैसे कि आप समझ सको। जैसे कि ये है हमारे, अब ये इस जीवा है, ठीक है, और ये इसका सेंटर पॉइंट है, तो सेंटर पॉइंट पे अगर इस तरीके से ये आपका 140 डिग्री बन रहा है, तो इसी से ही सेंटर पॉइंट से अगर हम परिधि पर ये खींचते हैं अब उसी साइड में, तो हमारा ये कितना बनेगा, 70 डिग्री, हाफ बनता है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर ये 70 डिग्री हो जाएगा। अब ये 70 हो गया, तो इसके सामने वाला बी वाला कितना होगा, तो बी वाला सामने वाला कितना होगा, वो होगा आपका 110। वो 110 क्यों होगा, वो 110 इसलिए होगा कि चक्रीय चतुर्भुज में क्या होता है कि आमने सामने के कोणों का जो टोटल होता है वो 180 होता है। तो कई सारी प्रमेय लग रही है उसमें, ठीक है, 180 होता है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 110। तो 180 में से 170 को लेस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 110। ठीक है, डी ऑप्शन इज राइट, डी ऑप्शन इज राइट। ठीक है, 70 डिग्री, डी ऑप्शन इज राइट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। यदि 8 पेन का क्रय मूल्य 6 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत कितना होगा। हमें नहीं पता लाभ होगा या हानि होगी। देखो हम करेंगे कैसे, वेरी सिंपल है। देखो
8 पेन का क्रय मूल्य, क्रय मूल्य क्या होता है, सीपी होता है, ठीक है, कॉस्ट प्राइस होता है, ठीक है, तो शॉर्ट में लिख देता हूँ सीपी। 8 पेन का क्रय मूल्य बराबर है 6 पेन के विक्रय मूल्य के, एसपी के, सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो देखिए सीपी अपॉन एसपी की जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 6/8 हो जाएगी, ठीक है, और इसे काटोगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 3/4। तो सीपी तो हो गया आपका 3 और एसपी हो गया 4, ठीक है, बात समझ में आ रही है। अब देखिए हमने 3 रुपए में खरीदा और 4 रुपए में बेचा, फायदा हुआ या नुकसान हुआ, फायदा हुआ, कितने रुपए का हुआ, 1 रुपए का, कितने रुपए पे हुआ, 3 रुपए पे, मल्टीपल बाय 100, ठीक है, 3 से काट देंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 33 सही 1/3%, ठीक है, तो सी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सी परिमेय संख्या 3/5 और 4/5 के मध्य आती है। अब देखिए अगर हम 3/5 की जब वैल्यू निकालेंगे भाग दे करके तो ये आएगी 0.6, कितनी आएगी 0.6, 0.6 आएगी। अब हम 4/5 की जब वैल्यू निकालेंगे तो वो निकल के कितनी आ जाएगी, वो निकल के आ जाएगी 0.8, 0.8 निकल के आएगी। अब वो ये कह रहा है कि इन दोनों के बीच में कौन सी आ रही है, आपको ये देखना है। तो सिंपल है, आपके जितने भी ऑप्शन दे रखे हैं आप उनमें डिवाइड कर करके देखेंगे, जो वैल्यू इनके बीच में लाई करेगी, बीच में आएगी, वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो देखो मध्य में नहीं आती है, आपसे क्या पूछा, नहीं आती है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि 3 आएंगी और 1 नहीं आएगी, वही आपको ढूंढनी है, ठीक है। अब देख लेते हैं इस क्वेश्चन में। तो देखो इस क्वेश्चन में आपका अगर इस वाले की बात करी जाए सी ऑप्शन की, ठीक है, तो सी ऑप्शन मुझे ज्यादा सही लग रहा है। इसमें कौन सा ऑप्शन जो सही लग रहा है, नहीं नहीं सी ऑप्शन थोड़ा गलत छप गया है। सी जो ऑप्शन पेपर में आया था वो था, एक मिनट में इरेज कर देता हूँ यहाँ पर, इरेज क्या, व्हाइटनर लेना पड़ेगा, व्हाइट कलर ले लेते हैं हम लोग। हाँ देखिए ये केवल 10 था, कितना था आपका, 10 था, ठीक है, 7/10 है, ये 7/100 नहीं है, ऑप्शन 7/10 आया पेपर में, ठीक है, अब आपको क्लियर हो रहा होगा। हाँ जी, अब देखिए, हाँ तो 19/13 की जब वैल्यू निकालेंगे डिवाइड करके तो 19/13 की जो वैल्यू आएगी 0.63 निकल के आएगी। इसी तरह से 2/3 की जब वैल्यू हम निकालेंगे तो वो निकल के आएगी 0.66 निकल के आएगी। इसी तरह से इसकी वैल्यू निकालेंगे तो वो निकल के आएगी 0.70 निकल के आएगी। अब बस एक ही ऑप्शन बचता है, तो इसको जब हम निकालेंगे तो वो निकल के आएगी 0.53 निकल के आएगी, तो डी ऑप्शन इज राइट, ठीक है, बीच में लाई करेगी, सिंपल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, यदि 3 पेन, 2 पेंसिल और 4 रबड़ का मूल्य 92 रुपए है तो 8 पेंसिल, क्या है, 8 पेंसिल और 16 रबड़ का मूल्य 68 रुपए है, तो 24 पेनों का मूल्य क्या होगा। देखिए क्या क्या दिया है उसके अकॉर्डिंग हम करेंगे। देखो 3 पेन, 2 पेंसिल, 2 पेंसिल और 4 रबड़, इनका मूल्य दे रखा है 92, कितना दे रखा है 92। अब देखिए दूसरी लाइन में हमें क्या दे रखा है, दूसरी लाइन में दे रखा है कि 8 क्या है, पेंसिल है, 8 पेंसिल और 16 रबड़ हैं, इनका मूल्य दे रखा है 68 रुपए। अब देखिए यहाँ पर पेंसिल कितनी है, यहाँ पर 2 पेंसिल और 4 रबड़ है, तो आप गौर करें तो अगर मैं 8 पेंसिल और 16 रबड़ का मूल्य 68 रुपए, इसमें अगर मैं 4 का डिवाइड लगा दूं, कितना लगा दूं, 4 का डिवाइड लगा दूं, तो ये क्या आ जाएगा, 2 पेंसिल और 4 रबड़ का मूल्य निकल के आ गया। तो 4 का मैं डिवाइड जब इसमें लगाता हूँ, ध्यान दीजिए 4 का डिवाइड जब मैं इसमें लगाता हूँ तो वैल्यू हो जाएगी 4 दूनी 8, 2 पेंसिल, ठीक है, 4 चौक 16, 4 रबड़ बराबर 4 का डिवाइड इसमें हो, 4 एकम 4, 4 सत्ते 28, तो 17 रुपए की आ गई। ये कितने रुपए के आ गए, 17 रुपए के आ गए दोनों चीजें, ठीक है। अब देखिए तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 2 पेंसिल और 4 रबड़ की वैल्यू कितनी हो गई, 17 रुपए बराबर 92, और यहाँ पर हमारा ये जो रह गया 3 पेन रह गया, तो 3 पेन की वैल्यू हो जाएगी 92 में से 17 को लेस करेंगे तो हमारे पास निकल के आएगा कितना, ये निकल के आएगा 75 रुपए, कितना निकल के आएगा 75 रुपए, लेस कर दिया सिंपल। तो 3 पेन का मूल्य 75 रुपए हो गया, तो एक पेन का मूल्य हम निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, डिवाइड करके, सिंपल है, 75 में हमने 3 का डिवाइड कर दिया तो हमारे पास निकल के कितना आ जाएगा, आपके पास 25 रुपीज निकल के आएगा। तो एक पेन का मूल्य कितना होगा, 25 रुपए हो गया। पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में, पूछ ये रहा है 24 पेन का मूल्य कितना होगा, तो हम क्या करेंगे 25 में 24 का गुणा कर देंगे, ठीक है, 25 मल्टीपल बाय 24 तो बराबर निकल के आएगा 600 रुपए, ठीक है, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, डी ऑप्शन इज राइट, 600 रुपए इसका मूल्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
हम एक त्रिभुज की रचना नहीं कर सकते। कब नहीं कर सकते? नहीं पूछा है, नहीं कर सकते यदि हमें दिया गया है। क्या दिया गया है? ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में क्या है। क्वेश्चन में ये है कि दो कोण और एक भुजा। देखिए हमें एक भुजा दे दी गई, ठीक है, फिर उसके बाद एक कोण हमने यहाँ से नाप के बना दिया, एक कोण हमने यहाँ से नाप के बना दिया, तो ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं आपस में कट करेंगे, कहीं ना कहीं आपस में कट करेंगे, तो ये ऑप्शन तो सही हो गया, बनेगा त्रिभुज। ठीक है, केवल 3 भुजाएं दे दी जाए, इससे भी बन जाएगा। क्यों बन जाएगा? देखिए जैसे कि हमें एक भुजा दी, तो हमने एक भुजा नाप करके यहाँ खींच दी, ठीक है, स्केल से। फिर उसके बाद जो एक भुजा दी है उस भुजा को हम प्रकार में भर के इस तरह से चाप लगाएंगे, दूसरी भुजा की चाप यहाँ से लगाएंगे, तो ये यहाँ पर कट कर जाए, तो यहाँ से इन दोनों बिंदुओं को आपस में हम मिला देंगे, तो हमारा ये त्रिभुज बन जाएगा। ये ऑप्शन भी सही हो गया। अब देखिए वो कह रहा है केवल 3 कोण दिए हों, 3 कोणों से नहीं बना पाएंगे। क्यों नहीं बना पाएंगे? कि हम भुजा कहां से लाएंगे। ठीक है, बात क्या है, कम से कम एक कोण चाहिए और एक भुजा चाहिए, तब जाके काम चलेगा। मतलब दो तो वो होंगी, मतलब एक भुजा हो दो कोण हो, ठीक है, दो कोण हो एक भुजा हो, या तीनों की तीनों भुजा हो तो बन जाएगा, पर 3 कोण से नहीं बन पाएगा, क्योंकि दूरी कहां से लाओगे बीच की। ठीक है, तो यह नहीं बन पाएगा। दो भुजा और उनके मध्य का कोण, हाँ बन जाएगा। ठीक है, दो भुजा कैसे? ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ से खींचा, एक भुजा खींच ली, ठीक है, अब हमने यहाँ से एक तो भुजा का वो मार दिया, और यहाँ से हमने ये एंगल ले लिया, तो ये इस तरह से जहां पर भी काटेगा वहीं पर हमारा टच हो जाएगा, और ये हमारा बन जाएगा, तो ये भी बन जाएगा। तो सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा कि हम केवल 3 कोण दिए हो तो त्रिभुज की रचना नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किसी आयताकार भूखंड की लंबाई और चौड़ाई क्रम से 50% और 20% वृद्धि कर दी जाती है, तो इसके क्षेत्रफल कितने गुना बढ़ जाएगा। ठीक है, तो आपको कल के क्लास में क्वेश्चन आया था कि परसेंट को हम कैसे डिनोट करते थे, तो अगर आपने नहीं देखी वो वीडियो देख लिया, आपको उससे बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। ठीक है, मैंने 2019 का पेपर उसमें यूपी टेट का डिस्कस किया, तो वो देखेंगे तो आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। ठीक है, वहां से काफी चीजें आपको हेल्प करेंगी। तो 50% की वैल्यू क्या होती है कि 1/2 होती है। अब दूसरी लाइन क्या दे रखी है? दूसरी लाइन दे रखी है 20%, तो 20% की वैल्यू क्या होती है? 20% की वैल्यू होती है 1/2। ये क्या है? इसकी लंबाई है, ये लेंथ है, और ये क्या है? इसकी ब्रेथ है। अब देखिए, तो पहले जो लंबाई थी वो 2 थी, अब जो है और चौड़ाई कितनी थी? नहीं, गलत हो गई, ये 50% की वैल्यू 2 हो गई और 20% की वैल्यू हो गई 1/5। ये गलत कर दिया मैंने, सॉरी, 1/5 हो गई। हाँ, अब देखिए लंबाई और चौड़ाई, ठीक है, लंबाई और चौड़ाई। तो देखो लंबाई और चौड़ाई की बात करें तो पहले लंबाई कितनी थी? 2 थी, और चौड़ाई कितनी थी? 5 थी, तो टोटल वैल्यू हो गई है 10। कितनी वैल्यू हो गई? टोटल 10। बाद में लंबाई कितनी हो गई? वो वृद्धि हो रही है ना दोनों, हाँ वृद्धि हो रही है, तो 2 से कितनी हो गई? 3। और चौड़ाई हमारी कितने बढ़ रही है? 1 बढ़ रही है, तो 5 से कितनी हो गई? 6, तो 6 तिया 18 हो गई, 6 तिया 18 हो गई। कितनी बढ़ गई? 18 हो गई। अब देखिए कितनी वृद्धि हो रही है, हमें ये देखना। तो कितने की वृद्धि हो रही है? कितनी ये वृद्धि हो रही है? पहले 10 थी, अब हो गई 18, तो 18 हो गई ना, तो 18/10 करेंगे। तो जब हम 18 में 10 का भाग लगाएंगे तो हमारे पास निकल के आएगा, देखो 10 एकम 10, बचा कितना रह गया? ये बचा रह गया 8/10, और इसे काटेंगे तो ये वैल्यू निकल के आएगी 4/5, तो ये वैल्यू हो जाएगी 1 सही 4/5। ठीक है, अगर आपको यहाँ कंफ्यूजन हो रहा है तो आप चाहते तो यहाँ पर इसको और हल्का कर सकते थे, ये वैल्यू निकल के आ जाती है यहाँ पे 9/5 निकल के आ जाती है। अब 9/5 में अब आपको 5 का भाग लगाते हैं 9 में, तो वैल्यू क्या रहेगी? 4 एकम 5 एकम 5, एक बार चला जाएगा, 4 बचा रह जाएगा, 4/5 हो जाएगा। तो एक सही 4/5 की वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, कितने गुना बढ़ जाएगा? एक सही 4/5। देखो ये परसेंटेज के जो साइन लगे हुए हैं गलत लगे हुए हैं, तो गलत टाइप हो गए हैं। ठीक है, तो ए ऑप्शन इज राइट। इनको मैं इरेज कर देता हूँ, एक सेकंड दीजिए मुझे। ठीक है, मैंने ये इरेज कर दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। सामान्य मनुष्य के शरीर का तापमान 37 डिग्री है, तो फ़ारेनहाइट में पैमाने में यह ताप कितना होगा? देखो इसके लिए आपको एक छोटा सा फॉर्मूला याद कर लीजिए, उससे आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। कैसे मिलेगी वो ध्यान दीजिए। देखो फॉर्मूला ये है C-0/5 बराबर F-32 अपॉन में आ जाएगा आपका कितना? 9। फिर है आपका K-273 और अपॉन में कितना आ जाएगा? 5। ठीक है, अब देखिए होता क्या है इस फॉर्मूले में, ये जो जीरो है ये 32 है, ये 273 है, ये पैमाने है। पहले तो सुनिए, ये सी क्या है?
सेल्सियस पैमाना, एफ क्या है फ़ारेनहाइट पैमाना, के क्या है केल्विन पैमाना, ठीक है। तो कोई भी पैमाना हमें दिया है, इससे हम तीनों को निकाल सकते हैं। जैसे कि मान के चलो इस वाले क्वेश्चन में क्या है, सेल्टीग्रेड और फ़ारेनहाइट की बात करा है, तो हम शुरुआत की ये दोनों ले लेंगे, सेल्टीग्रेड और फ़ारेनहाइट वाले ले लेंगे। अगर सेल्टीग्रेड और केल्विन की बात करेंगे तो सेल्टीग्रेड और केल्विन वाले को ले लो, फ़ारेनहाइट वाले को नहीं लेंगे, ठीक है। ये फॉर्मूला बहुत सिंपल है, इसमें कुछ खास नहीं है। देखिए कैसे, ये जीरो जो इंडिकेट करता है, ये मिनिमम टेम्परेचर इंडिकेट करता है सेंटीग्रेड का, ठीक है। सेंटीग्रेड में जीरो से शुरू होता है और 100 तक जाता है। इसी तरह से फ़ारेनहाइट में क्या होता है, ये मिनिमम टेम्परेचर इंडिकेट करता है, माइनस ये 32 पर रहता है, ठीक है। 32 से शुरू होता है। इसी तरह से केल्विन पैमाना 273 माइनस 273 से शुरू होता है। अब आगे की बात आती है, नीचे वैल्यू क्या है, 5 है, 9 है, 5 है। तो इसमें जो टोटल खाने होते हैं सेल्सियस वाले में 100 होते हैं, इसमें 180 होते हैं फ़ारेनहाइट वाले में, और केल्विन वाले में भी 100 खाने होते हैं, ठीक है। तो 100 है, फिर आपका 180 है, और फिर आपका 100 है। तो ये जो है मैंने 20 से काटता हूँ, तो 20 से कटने के बाद कितनी बार कटेगा, 5 बार कटेगा, ठीक है। 20 पंजे 100, ये कितनी बार कटेगा, 9 बार कटेगा, और ये कितनी बार कटेगा, 5 बार कटेगा। तो इस तरह से 5 9 5 आए हैं, ठीक है। फॉर्मूला आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं। तो देखिए इसने क्या दिया, 37, तो हम क्या करेंगे, सी माइनस जीरो, सी माइनस जीरो, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला लेंगे और अपॉन में 5 बराबर एफ में निकालना -32 अपॉन में 9। सी की जगह पे हम क्या रख देंगे, 37, ठीक है। क्या रख देंगे हम अपना 37 अपॉन 5, ठीक है, इक्वल टू एफ माइनस का 32 अपॉन में 9, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 37 का मल्टीपल 9 से हो जाएगा। तो 37 का मल्टीपल 9 से होगा तो ये कितना निकल के आ जाएगा, ये निकल के आ जाएगा 493, ठीक है। तो ये वैल्यू हो जाती है 493, ठीक है, 493, 493, ठीक है। और f का मल्टीपल इससे करेंगे तो 5f माइनस का, ठीक है, 5 का मल्टीपल इससे हो जाएगा, 5 2 जा 10 की 0, और 5 3 जा 15 और 1 16 हो जाएगा। तो 160 माइनस का आ गया। अब क्या करेंगे, इस 160 को इधर भेजेंगे तो प्लस का हो जाएगा, तो 493 प्लस 160 इक्वल टू 5f, ठीक है। इसमें ऐड कर दीजिए जी, सॉरी ये हो जाएगा 3, फिर ये हो जाएगा 9 और 6 15, 5 हासिल गई 1, 4 और 1 5 और 1 6, 653 5f की वैल्यू आ गई। किसकी वैल्यू गई, 5f की वैल्यू आ गई 653। एक सेकंड, यहाँ पे मल्टीपल गलत हो गया है, इसको मैं सही कर देता हूँ। ये जो मल्टीपल हुआ है ये 493 नहीं आएगा, ठीक है, ये 493 गलत हो गया है। एक सेकंड, बस यही गलती हुई है, कुछ खास नहीं है, ठीक है, हो जाती है जल्दबाजी में। देखिए, हाँ, 9 का मल्टीपल इसमें करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 333, कितनी आएगी, 333, और 333 में हम 160 ऐड करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 493, कितनी हो जाएगी, 493। यही बस प्रॉब्लम थी और कुछ खास नहीं थी, ठीक है। अब देखिए, तो 5 का डिवाइड इसमें देंगे हम तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, 5 नेम 45, ठीक है, बचा कितना रहेगा, 5 नेम 45, तो बचा रह गया आपका कितना, 4, 43 हो गया, 5 अट्ठे 40, बचा रहेगा 30 पॉइंट में, ठीक है। तो 5 6 के 30, तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट इसका आंसर हो गया। तो 98.6 का है बी ऑप्शन, तो बी ऑप्शन इज राइट, ठीक है, बी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है, यदि 1 की पावर 2, 2 की पावर 2, 3 की पावर 2, डैश 9 की पावर 2 है, तो इस समीकरण का मान क्या होगा, ये पूछा गया है। अब देखिए, तो हमें जो पूछा गया उसको राइट डाउन कर लेते हैं और हम आंसर निकालते हैं। देखिए 0.11 का होल स्क्वायर प्लस 0.22 का होल स्क्वायर प्लस सी सीरीज चल रही है आपकी, और 0.99 का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से जब ये पॉइंट हटाएंगे तो इसके नीचे क्या आ जाएगा, 100, इसके नीचे 100 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से सब में 100 100 आ जाएगा, यहाँ से भी पॉइंट हटाएंगे तो नीचे क्या आ जाएगा, 100, यहाँ से भी पॉइंट हटाएंगे, ब्रैकेट के अंदर बात चल रही है, तो नीचे क्या आ जाएगा, 100। अब देखिए, तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, 11/100 का होल स्क्वायर अगर कॉमन चला जाता है तो हमारे पास क्या बचता है, 1 बचता है यहाँ पर। तो बस वही काम करना है, 11/100 का होल स्क्वायर हमारा कॉमन चला गया, तो इस वाले ब्रैकेट में क्या बचा रह गया, 1 प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर डैश 9 का स्क्वायर, ये बचा रहेगा हमारे पास। बात समझ में आ गई होगी आपको, ठीक है। अब इसकी वैल्यू तो हमें क्वेश्चन में दे रखी है, इसकी वैल्यू नहीं दे रखी है क्वेश्चन में,
भाई दे रखी थी, ये टाइपिंग वाले सर ने आपके ना गलती कर दी है, तो यहाँ दे रखी है वैल्यू, यहाँ पे हम पुट कर देते हैं। तो वो इसके आगे 9 के आगे कितनी वैल्यू है 285, इसकी वैल्यू दे रखी है 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर डैश डैश 9 का स्क्वायर की टोटल जो वैल्यू है 285 है। तो इसकी वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है, तो 200 इसकी जगह पे तो आ जाएगा 285 मल्टीपल बाय 11 मल्टीपल बाय 11 बटा कितना जाएगा 100 गुणा 100, ये वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, जब इसे आप कैलकुलेट करेंगे काटपीट करेंगे तो हमारे पास कितना निकल के आ जाएगा, ये निकल के आ जाएगा 3.4485 आंसर। ठीक है, काटपीट करेंगे खुद ही, ये तो कैलकुलेशन है, आप खुद अच्छे से जानते हो। तो 3.4485 इसका आंसर हो जाए, सी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक राशि साधारण ब्याज पर 10 वर्ष में दोगुनी हो जाती है, तो कितने वर्षों में यह राशि उसी ब्याज दर से 3 गुनी हो जाएगी। तो बहुत इजी क्वेश्चन होता है ये वाला, इसमें बच्चे कंफ्यूजिंग लेते हैं, बहुत लंबा कर लेते हैं। देखो होता क्या है कि हमें 10 साल में, ठीक है 10 साल में जो 10 ईयर्स में हमें ब्याज जो मिल रही है वो कितनी मिली, 1 मिल रही है। राशि तो सेम है ना, ठीक है, दर भी सेम है यहाँ पे, तो जो ब्याज हमें निकल के आ रही है 10 साल में वो 1 निकल के आ रही है, मतलब 1 गुना निकल के आ रही है या 100% निकल के आ रही है। ठीक है, अब बात कह रहा है कि उसी ब्याज दर से, देखो दुगनी हो रही है ना, दुगनी का मतलब क्या, जैसे ब्याज अगर हमारी 500 रुपए थी तो दुगनी हो जाएगी तो 1000 रुपए हो जाएगी, तो हमें जो ब्याज मिल रही है वो 1 ही गुना तो मिल रही है, ब्याज 1 गुना मिली। ठीक है, अब इसी तरह से कितने वर्ष में ब्याज 3 गुनी हो जाएगी, तो 3 गुनी का मतलब क्या, ब्याज हमें कितनी मिले 2 मिले, तभी तो वो 3 गुनी हो पाएगी, तो ब्याज हमें मिले 2। ठीक है, कितने सालों में मिलेगी ये पूछा गया, तो जरा देखिए 10 साल में 1 मिल रहा है तो 20 सालों में कितना मिलेगा 2, सिंपल है, तो 20 साल में वो ब्याज 2 गुनी हो जाएगी। ठीक है, ब्याज 2 गुनी मिल जाएगी और जो टोटल राशि है वो 3 गुनी हो जाएगी। ठीक है, अगर आप चाहें तो यहाँ से इस वाले क्वेश्चन को करने के लिए पहले दर निकालनी पड़ेगी, बेसिक में जाते हैं तो दर निकालेंगे, फिर दर को फॉर्मूले पुट करेंगे और आंसर आपका जब जाके निकलेगा। ठीक है, इसको समझने की कोशिश कीजिए, 10 साल में ब्याज मिली 1, तो 20 साल में ब्याज कितनी मिलेगी 2, सिंपल है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 80 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार पार्क के अंदर अधिकतम क्षेत्रफल का एक वर्गाकार खेल का मैदान बना हुआ है, तो खेल के मैदान का क्षेत्रफल क्या हुआ। ठीक है, तो देखिए इसका डायग्राम देखिए पहले, तो एक वृत्ताकार पार्क है, तो एक वृत्ताकार पार्क इस तरह का होगा, सिंपल है, उसका ब्यास दे रखा है, बीच की जो ब्यास दे रखा है वो कितना दे रखा है 80 दे रखा है, थोड़ा ये गलत ऊंचा जा रहा है, इसको सही कर देते हैं हम लोग। हाँ, ये कितना दे रखा है, बीच का जो डायगोनल है वो 80 दे रखा है, तो जो हमारा ये बनेगा ये कितना 80 है, ध्यान देना, ये बनेगा चौकोर, तो इस तरीके से बनेगा, इस तरह से चौकोर बनेगा। अब देखिए ये बीच का व्यास हो गया, तो इसकी जो भुजाएं जो हो जाएंगी, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा, ये कितनी होंगी वो देखिए, तो ये भुजा 80 है, टोटल ये पूरी भुजा 80 है। तो देखिए ये वर्ग बनना है, क्या बनना है, बीच में वर्ग बनना है, तो वर्ग का जो विकर्ण होता है, वर्ग का जो विकर्ण होता है क्या होता है, विकर्ण होता है, विकर्ण वो होता है a√2 होता है। ठीक है, a√2 होता है, देखो फिर से समझा रहा हूँ, यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये मेंसुरेशन की क्लास बनानी पड़ेगी आप लोगों के लिए। जैसे कि ये वर्ग है, इसकी ये भुजा a है, ये a भुजा है, तो इसका डायगोनल क्या होगा a√2, क्यों होगा, पाइथागोरस प्रमेय से लग के होगा। देखो होता क्या है, a का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर का अंडर रूट, इस d को निकालने के लिए। ठीक है, तो ये वैल्यू हो जाएगी 2a का स्क्वायर का अंडर रूट, इसमें से a बाहर आ जाएगा तो अंदर रह गया 2। ठीक है, तो a√2 होता है। अब देखिए a√2 की वैल्यू ही क्वेश्चन में दे रखी है 80। ठीक है, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, भुजा कितनी हो जाएगी 80/√2। ठीक है, सिंपल है। अब वो बोल रहा है खेल का मैदान क्या हुआ, तो ये जो अंदर वर्ग बन रहा है इसका एरिया निकालना है, तो एरिया क्या होता है, एरिया होता है a×a, भुजा मल्टीपल भुजा, ये भुजा का स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, क्षेत्रफल निकालने के लिए हम a मल्टीपल a करेंगे, तो कैसे करेंगे 80/√2 मल्टीपल बाय 80/√2। ठीक है, काट पीट कर दीजिए, देखो √2 मिलके क्या हो जाएगा 2, और इस 2 से इसको काटेंगे तो वैल्यू निकल के आ जाएगी कितनी 40, 8 चौक 32, और हमारे पास 2 जीरो और आ जाएंगे, तो 3200 वर्ग मीटर में बात चल रही है, मीटर में चल रही है, तो 3200 वर्ग मीटर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन इज राइट।
17 क्वेश्चन में बोला गया है 240 अंकों की एक परीक्षा, ठीक है, कितने अंकों की एक परीक्षा है? 240 अंकों की एक परीक्षा में एक परीक्षार्थी ने 52 अंक हासिल किए हैं, तो पाई आरेख पर उसका संगत कोण क्या होगा? देखिए पाई आरेख क्या होता है कि किसी भी आंकड़ों को दिखाने के लिए तो एक तो देखो गोले में कभी कभार हम दिखा देते हैं, ठीक है, इस तरह से ये पोर्शन इतने का है, ये पोर्शन किसी और चीज का, ये पोर्शन किसी और चीज का, ठीक है, घर का खर्चे दिखाने के लिए इस तरह से पाई चार्ट बना देते हैं। इसी तरह से एक दंड आरेख रहता तो दंड खींच दिए जाते तो दंड आरेख दिखाया जाता, जैसे पहली साल इतनी ग्रोथ हुई, दूसरी साल ग्रोथ बढ़ गई है, इस तरह से। तो पाई आरेख जो होता है गोले में दिखाया जाता है। तो सर्किल जो होता है, सर्किल का जो एंगल होता है वो टोटल कितना होता है? 360 डिग्री होता है, ये आपको पता है। तो 240 अंक की एक परीक्षा है, तो 240 अंक का टोटल जो डिग्री है वो कितने के बराबर हो जाएगा? 360 डिग्री के बराबर हो जाएगा। तो 240 अंक बराबर 360 डिग्री, तो एक अंक बराबर 360 बटा 240। अब बच्चे ने कितने हासिल किए हैं? उस बच्चे ने या परीक्षार्थी ने 52 अंक हासिल किए हैं, तो 52 अंक बराबर हो जाएगा 360 बटा 240 मल्टीपल बाय 52। 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 3 का मल्टीपल इससे करेंगे, या पहले 2 का डिवाइड कर दीजिए, 2 दूनी 4, 2 छिक्का 12, 26 आ गया, 3 छिंग 18 की 8 हासिल गई 1, 3 दूनी 6 और 1 7, तो 78 डिग्री आ गया। कितना आ गया? 78 डिग्री। तो बी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि p का p प्रतिशत 36 हो तो p बराबर है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार पेपरों में आया हुआ है, ठीक है। तो देखिए सिंपल है, p का के लिए मल्टीपल लगाते हैं, p का p प्रतिशत को हटाने के लिए 100 करेंगे, जो टोटल वैल्यू दे रखी है इनकी वो दे रखी है 36, कंप्लीट वैल्यू क्या है? 36। तो वैल्यू क्या हो गई? p स्क्वायर हो गया, p स्क्वायर बराबर 36 मल्टीपल बाय 100 हो जाएगा, ठीक है, 36 मल्टीपल बाय 100 हो जाएगा, तो ये वैल्यू हो जाएगी। अब हम किसकी वैल्यू निकालेंगे? p की वैल्यू निकालेंगे। तो p की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे? 36 मल्टीपल बाय 100, इसके ऊपर अंडर लग जाएगा क्योंकि p स्क्वायर इधर चला गया। अब क्या है? तो इस 36 में से क्या बार आ जाएगा? 6 बार आ जाएगा, 100 में से क्या बार आ जाएगा? 10 बार आ जाएगा, तो टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी? 60। तो p की वैल्यू कितनी हो गई? 60। तो आंसर हो गया 60 वैल्यू हो जाएगी, डी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2352, ठीक है, 2352, ठीक है, की वैल्यू क्या दे रखी है? 2 की पावर x मल्टीपल वाई, 3 की पावर y मल्टीपल वाई, 7 की पावर z। तो x y z का मान बताना है। तो हम क्या करेंगे कि इसके क्या कर लेंगे? गुणनखंड कर लेंगे कि 2 की फॉर्म में, 3 की फॉर्म में, 7 की फॉर्म में, इसी फॉर्म में ये कटेंगे भी ऑटोमेटिकली, ऐसा क्वेश्चन बनाया जाता है, ठीक है। तो मैं 1 मिनट वीडियो, 1 मिनट आप दीजिए मुझे। देखिए मैंने आपके सामने गुणनखंड कर दिए इसके। अब देखिए 2 की पावर x, तो x हमारा 2 जो है हमारा कितनी बार आया? 1 2 3 4, 4 बार आया। 2 कितनी बार आया? 4 बार आया, तो x की वैल्यू हो गई 4। अब y हमारा कितनी बार आया है? तो y 3 जो है कितनी बार आया देखना, तो 3 हमारा केवल एक ही बार आया है, कितनी बार आया? एक ही बार आया, तो 1 हो गया। अब z की वैल्यू देखेंगे तो z का मतलब 7 कितनी बार आया? 2 बार आया, तो 2 हो गया। अब इनका ऐड कर लेंगे, 4 और 1 5 6 7, तो टोटल वैल्यू हो गई 7। तो डी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 100 के सम भाजकों की संख्या क्या होगी? देखिए तो 100 के सम भाजक मतलब फैक्टर। तो देखिए 100 के फैक्टर्स देखें तो टोटल फैक्टर देखें तो देखो 1 से कटता है, हाँ कटता है, 2 से, फिर 3 से नहीं, 4 से कटता है, 5 से कटता है, फिर 10 से कटता है, फिर 20 से कटेगा, फिर 25 से, ठीक है, और फिर उसके बाद 50 है इसका फैक्टर, और है आपका 100 है, ठीक है। ये हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल कितने फैक्टर हो गए? 9 फैक्टर हो गए, ठीक है। 1 2 3 4 4 5 6 7 8 9 फैक्टर हो गए इसके, ठीक है। अब देखो इसको करने का शॉर्टकट क्या है वो समझिए, क्योंकि इस तरह से अभी तो ये 100 है, तो 100 के तो आपने कर ली, इजी होता है, कई बार यूज हुआ है। अगर इनकेस 250 आ जाए, 500 आ जाए, 1000 आ जाए, ठीक है, 225 आ जाए, 325 आ जाए, तो कैसे करेंगे? तो इसके लिए शॉर्टकट मैं आपको बता रहा हूँ कैसे करना। देखिए आप क्या करेंगे, जो भी संख्या दी हो उसके फैक्टराइजेशन करेंगे। देखो 2 से मैंने इसे काटा, 2 पंजे 10, 50 आ गया, फिर 2 से काटा तो ये 25 आ गया, फिर 2 से काटा, 2 से नहीं कटेगा, अब ये 5 से कटेगा, 25 आ गया, फिर 5 से काटा तो 1 आ गया। तो हमारे पास क्या है? 2 बार आया और 5 भी 2 बार आया। तो हम इस 100 को क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 2 मल्टीपल बाय 5 की पावर 2 लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए अब इसमें क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं? एक तो बन सकता है टोटल फैक्टर, ठीक है, दूसरा क्वेश्चन बन सकता है विषम फैक्टर,
विषम फैक्टर। तीसरा क्वेश्चन बन सकता है सम फैक्टर कितने होंगे, और चौथा एक भाज्य बनता है, वो मैं डिटेल वीडियो इसकी डालूंगा तब आपको मैं बताऊंगा। इसमें क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि सभी भाजकों की योग क्या होगा, सभी भाजकों का गुणनफल क्या होगा, तो वो क्वेश्चन भी बनाऊंगा, तो वो वहां पे मैं आपको डिस्कस करूंगा। पहले यहाँ पर यही समझिए आप, ठीक है। इससे ज्यादा वैसे लेवल जाएगा नहीं आपके पेपर का। देखते हैं आगे। अब देखिए, तो इसमें टोटल फैक्टर जो निकालते हैं हम कैसे निकालते हैं, हमने जो गुणनखंड किए हैं इसके 2 और 5, तो 2 की पावर 2 और 5 की पावर 2 आया, तो वो जो पावर आती है उसमें एक एक जोड़ के आपस में मल्टीपल कर देती है। तो 2 में 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 3, इस दो में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3, और इस 2 में भी 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3, तो 3 3 या 9, तो 3 गुणा 3 करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 9, तो टोटल फैक्टर कितने हुए 9। ठीक है, टोटल फैक्टर 9 है, मैंने आपको दिखाए हैं सॉल्व करके भी। अब विषम फैक्टर कैसे निकालेंगे, आप ये देखेंगे विषम संख्या कितनी है 5 है, विषम संख्या कितनी है 5, तो 5 की पावर कितनी है 2, तो 2 में 1 जोड़ा कितना हो गया 3, तो विषम फैक्टर कितना हो गया 3। अब देखिए विषम फैक्टर देख लेते हैं, 1 विषम फैक्टर है हाँ है, 5 विषम फैक्टर है हाँ है, और 25 विषम फैक्टर है हाँ है, तो 3 ही विषम फैक्टर आ रहे हैं। अब उसके बाद सम फैक्टर कैसे निकालेंगे, टोटल में से विषम को लेस कर दो तो सम आ जाएगा, तो 6 में से 9 में से 3 को लेस करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। 9 में से हमने 3 को लेस किया तो कितना आ गया हमारे पास 6 आ गया। तो विषम फैक्टरों की संख्या कितनी होगी 6। हमेशा पहले विषम निकालेंगे तब सम निकालेंगे, ऐसा नहीं पहले सम निकाल लें फिर विषम, नहीं, आपको पहले विषम निकाल लें तब सम निकालेंगे, ये नियम है, ठीक है, ये ट्रिक है, ऐसे समझ लीजिए। तो इस क्वेश्चन में यही पूछा गया था सम भाजकों की संख्या कितनी होगी, तो सम भाजकों की संख्या होगी 6। इस क्वेश्चन का राइट आंसर इज 6। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 15 सेंटीमीटर भुजा वाले किसी घन में 3 सेंटीमीटर भुजा वाले कुल कितने घन काटे जा सकते हैं। अब देखिए, जैसे कि हम एक घन बना देता हूं आपके लिए, एक मिनट रुकिए। अब देखिए मैंने आपके लिए घन बना दिया, ठीक है। अब देखिए घन की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सभी समान होती है, तो जैसे कि ये वाली भुजा इसकी अगर हम देखें तो ये वाली भुजा टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी हो जाएगी 15 हो जाएगी। अब वो कह रहा है कि 3-3 सेंटीमीटर भुजा के घन काटे गए, तो देखो ये भी 3 हो गया, 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 3 पंजे 15, तो एक खाना 3-3 का हो गया, तो तीन एक लाइन में कितने निकल के आएंगे 5 निकल के आएंगे। बात समझ में आ रही है। अब देखिए, तो जो टोटल घन है उसका टोटल आयतन की संख्या का निकालेंगे, हम क्या करेंगे छोटे पार्ट का निकालने लेंगे, तो टोटल आयतन कितना होगा 15 गुणा 15 गुणा 15, टोटल जगह इतनी ही तो घेरा है ये, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ठीक है। और छोटा वाला घन कितने घेरा है, छोटा वाला घन घेरा 3 गुणा 3 गुणा 3, तो हम क्या करेंगे इसे डिवाइड कर देंगे, तभी तो एक छोटे का डिवाइड कर देंगे तभी तो हमें पता पड़ेगा टोटल घन कितने निकलेंगे, ठीक है। तो 3 से इसे हमने काटा तो 5 बार, फिर 3 से काटा तो 5 बार, फिर 3 से काटा तो 5 बार, तो टोटल वैल्यू कितनी निकल के आई 125 निकल के आई। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 125, ठीक है। देखिए फिर से मैं थोड़ा सा और अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ, नहीं समझ में आया हो तो देखिए होता क्या है कि जो टोटल है, टोटल छोटे घन हैं वो बराबर होंगे, उनका आयतन किसके बराबर होगा बड़े घन के बराबर होगा, तो उनकी संख्या मुझे नहीं पता, उनकी संख्या n हो गई, और छोटे घन का आयतन, ठीक है, छोटे घन का आयतन बराबर होगा बड़े घन का आयतन की। तो बड़े घन का आयतन कितना है, वो है आपका 15 गुणा 15 गुणा 15। छोटे घन का आयतन कितना है, वो है 3 गुणा 3 गुणा 3। अब हम जब n की वैल्यू निकालेंगे तो ये जो 3 3 3 इसके नीचे चले जाएंगे, तो वह क्या करेंगे हम 15 गुणा 15 गुणा 15 डिवाइड करेंगे किसका 3 गुणा 3 गुणा 3 का, तो ये कटेगा तो कितनी बार कटेगा 5 बार, फिर ये काटेंगे इससे तो 5 बार, फिर काटेंगे इससे तो 5 बार, तो 5 गुणा 5 गुणा 5 का मल्टीपल करेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 125 घन। अब तो समझ में आ गया होगा आप सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 3 की पावर 1989 में 7 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। अब देखिए जो बेस होता है, हम इस क्वेश्चन को कैसे करें पहले समझिए, पूरा मैं एक ही क्वेश्चन में बता देता हूँ सारा कुछ, ठीक है। जैसे 3 है तो 3 क्या है, ये इसका बेस है, और ये ऊपर क्या लिखा हो 1989, ये इसकी क्या है घात है, पावर है, ठीक है। अब देखिए अगर बेस में आपका 0 हो 1 हो फिर 5 हो 6 हो, तो आपका क्या होता है नो चेंज होता है, कोई चेंज नहीं होगा। मतलब क्या है नो चेंज का मतलब, एक सेकंड बनिए, नो चेंज रहेगा, क्यों रहेगा, जैसे कि अगर यहाँ पे 3 की जगह पे अगर 0 होता तो चाहे पावर कितनी होती उसका मान फिर 0 ही होता, ठीक है। किसी से भी हम क्या नाम है नहीं नहीं नहीं, ये क्वेश्चन अलग है, सॉरी, ये इकाई का अंक वाला मैं बताया अलग है, सॉरी, एक सेकंड रुकिए, इसे इरेज कर देता हूँ। हाँ सॉरी, मैं इसमें इकाई के बता रहा था, ठीक है, सॉरी,
में इकाई वाला क्वेश्चन भी है, इसलिए मेरे दिमाग में फ्यूज हो गया था। देखिए कैसे करेंगे। हमारा लिखा हुआ है 3 की पावर 1989, इसमें हमें डिवाइड करना है 7 का, ठीक है। अगर देखिए तो 3 को हम 7 के पास ले जाएंगे, ठीक है। 3 को हम 7 के पास ले जाएंगे, ऐसे पास ले जाएंगे कि 7 से वो कट जाए, और कटने के बाद हमारा शेषफल जो आए वो 1 आए, प्लस में आए या माइनस में। 1 से क्या फायदा होगा, 1 का मल्टीपल 1 से होता है तो 1 ही आता है, इसलिए हम ऐसा करेंगे, ठीक है। तो जरा ध्यान दीजिए, वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 तिया 9, तिया 27, 27 में अगर मैं 7 से भाग लगाऊंगा तो माइनस का 1 बचेगा। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है। तो मैं क्या करूंगा, 3 की पावर 3 की फॉर्म में इसे ब्रेक कर लूंगा, 3 की पावर 3 की फॉर्म में इसे क्या कर लूंगा, ब्रेक कर लूंगा। तो जब मैं 3 का डिवाइड इस 3 की पावर का डिवाइड इसमें देता हूँ 1989 में, तो ये कट के कितने आ जाएगा, 663 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 663 पेयर बन जाएंगे, ठीक है। डिवाइडेड बाय 7 चल रहा है, तो 3 की पावर 3 का मतलब कितना होता है, 3 तिया 9 तिया 27 आ गया। 27 की पावर कितना होगा, 663 आ गया, अपॉन 7 चल रहा है। अब 7 का डिवाइड 27 में देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस का 1 की पावर 663 हो जाएगा, अपॉन में 7 चला ही आ रहा है। अब देखिए यहाँ पर पावर क्या है, विषम में, तो जब पावर विषम में होती है तो देखो, अगर ये वाली वैल्यू 1 जो है 1 प्लस का होता तो कोई कुछ भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, पावर सम हो या विषम हो तो प्लस का 1 ही का 1 ही रहता। अब यहाँ पे पावर किस में है, विषम में है, तो विषम में है तो माइनस, देखो अगर हम माइनस का मल्टीपल एक बार करते हैं, एक बार करें माइनस का मल्टीपल एक बार करें तो माइनस रहता है, 3 बार करें तो भी तो क्या रहता है, माइनस रहता है, 5 बार करें तो भी क्या रहेगा, माइनस रहेगा। विषम बार करेंगे तो माइनस रहेगा, ये मतलब है, ठीक है। और अगर माइनस का मल्टीपल 2 बार होगा माइनस माइनस तो प्लस हो जाता है, 4 बार होगा तो प्लस हो जाएगा, 6 बार होगा तो प्लस हो जाएगा। तो अगर सम बार हो रहा है तो प्लस में वैल्यू हो जाती है माइनस के लिए, और विषम बार हो रहा है तो माइनस की वैल्यू हो जाती है, बस इतना याद रखना है। तो ये माइनस का 1 ही आ जाएगा, माइनस का 1/7 हो जाएगा। अब हम 7 से डिवाइड कर रहे थे, माइनस का 1 आ रहा है, तो 1 तो रिमाइंडर हो नहीं सकता माइनस का 1, तो हम क्या करेंगे, 7 में से इस 1 को लेस करके हमारा रिमाइंडर हो जाएगा 6। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 6, ठीक है। सी ऑप्शन इज राइट। इसका भी एक डिटेल वीडियो है बनेगा, ठीक है। रिमाइंडर थ्योरम होती है पूरी की पूरी, ठीक है। अभी तो ये बीच में से क्वेश्चन है तो इसलिए थोड़ा सा कम समझ में आया हुआ, डिटेल वीडियो जब पड़ेगी तो आप उसमें देख सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक बहुभुज के अंत्यकोणों का योग जो दे रखा है 21 60 दे रखा है, तो बहुभुजों की संख्या कितनी, बहुभुज में भुजाओं की संख्या कितनी है, भुजाओं की संख्या पूछी है, ठीक है। तो इसका एक क्वेश्चन पहली वीडियो में आया हुआ है अंत्यकोणों के लिए, तो अंत्यकोणों को मैंने फॉर्मूला बताया, 2019 वाले में भी एक क्वेश्चन आया हुआ है इसका, तो वो भी आप वीडियो वहां से देख सकते हैं, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला होता है n-2 मल्टीपल बाय 180 डिवाइडेड बाय 180 डिवाइडेड बाय क्या होता है, n करते हैं, डिवाइडेड बाय क्या करते हैं हम, n करते हैं। तो डिवाइडेड बाय n करते हैं, तो इससे क्या निकल के आता है, इससे निकलते आता है अंत्यकोणों का एक कोण निकल के आता है, ठीक है। अंत्यकोण का प्रत्येक कोण निकल के आता है, प्रत्येक कोण निकल के आता है। अब बात क्या आती है कि यहाँ पर क्या दे रखा है, टोटल दे रखा है, तो अंत्यकोणों का योग होता है, शॉर्ट में लिख देता हूं, अंत्यकोणों का जो योग होता है वो बराबर किसके होता है, n-2 मल्टीपल बाय 180 के बराबर होता है, बस इतना सा है। तो ठीक है, तो ये वैल्यू दे रखी है टोटल कितनी, 2160, n की वैल्यू हमें निकालनी है, माइनस का 2 मल्टीपल बाय 180, ठीक है। इससे इसे हम काट देंगे, आंसर हमारा निकल के आएगा, देखते हैं। तो 0 से 0 कट गया हमारा पास, और 18 से इसमें काटेंगे तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, तो ये जो है 12 का बार कटेगी, 18 से हम इसे काटेंगे तो 12 बार कटेगी, तो 12 बराबर n-2, तो n की जो वैल्यू निकल के आएगी वो 12 माइनस की जगह प्लस हो जाए, क्योंकि 2 उधर जाए तो प्लस का हो जाए 2, तो ये टोटल वैल्यू हो जाएगी 14, तो n की वैल्यू हो गई 14। कितनी वैल्यू हो गई, n की वैल्यू कितनी हो गई 14, तो सी ऑप्शन इज राइट। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। सबसे छोटी ऋणोत्तर अभाज्य, अभाज्य संख्या सबसे छोटी 2 होती है, इसमें कुछ पूछने की बात नहीं है, 2 होती है, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है 1 + 1/2, 11 + 1/2, 111 + 1/2, 1111 + 1/2। देखो इस क्वेश्चन को करने के लिए बहुत ईजी है। देखिए इस क्वेश्चन में करते क्या है, जो हमारा ये 1 है, जो हमारा देखो ये क्या मिश्रित भिन्न है, तो पहले संख्याओं को 1 11 111 और 1111 को अलग ऐड करेंगे और इनको अलग ऐड कर लेंगे। तो देखिए 1 + 1 1 + 1 1 1 + 1 1 1
1 प्लस, ठीक है, इनको अलग ऐड करेंगे प्लस, और इनको अलग ऐड कर लेंगे 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2, इनको अलग ऐड कर लेंगे। तो देखिए इनको जब ऐड करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी, देखो क्या हो जाएगी 4 3 2 1, इनको ऐड कर लेंगे। अब इनको जब ऐड करेंगे देखो हाफ और हाफ मिलके क्या हो गया 1, और हाफ मिलके क्या हो, हाफ और हाफ मिलके क्या हो गया 1, 1 और 1 मिलके 1 और 1, तो 1 और 1 मिलके क्या होगा 2। ये टोटल वैल्यू हो जाएगी 1236 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी 1236 हो जाएगी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन इज राइट, 1236। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। यदि सभी प्राकृतिक संख्याओं a और b के लिए, देखो a और b की वैल्यू दे रखी है, क्या दे रखी है अब जरा देखिए, a स्टार b की वैल्यू दे रखी है हमें क्या, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस का ab दे रखी है। अब यहाँ पे ab की वैल्यू 9 दे दी, ठीक है, a की वैल्यू 9 और b की वैल्यू कितनी है 10, तो a की जगह पे 9 रखना, b की जगह पे 10 रखना, सिंपल है, कॉपी पेस्ट वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो a का स्क्वायर, तो a क्या है 9 है, तो 9 का स्क्वायर करेंगे तो 9 9 81 हो जाएगा, प्लस 10 100 हो जाएगा, माइनस ab का आपस में मल्टीपल कर दीजिए तो क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए तो 100 में से 90 को लेस कर दीजिए यहीं की, ठीक है, तो 100 में से मैंने 90 को लेस किया तो हमारे पास कितना बच गया 10 प्लस, ठीक है 81, तो ये टोटल वैल्यू हो गई 181। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, नहीं 181 को 10 और 91 को लेस, 10 और 81 को लेस करेंगे, वो ऐड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 91, ठीक है 91। तो बी ऑप्शन इज राइट 91। ठीक है, आगे चलते हैं। यदि एक सेकंड, हाँ 91 ही होगा, ठीक है। यदि x और y शून्येतर वास्तविक संख्याएं हैं तो x स्क्वायर प्लस वाई एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, का मान क्या होगा। देखिए इसमें बोला है शून्येतर वास्तविक संख्याएं, तो देखो शून्येतर वास्तविक संख्याएं जो होती हैं वो होती हैं, जैसे सपोज करो मैंने लिखा 1 2, फिर लिखा 1 2, फिर लिखा मैंने 3, एक मिनट मैं इसको इरेज करूं दोबारा से। हाँ, अब देखिए मैंने लिखा है इसको 0 से शुरू करते हैं, ठीक है, जैसे कि 0 के इधर वाली और 0 के उधर वाली दोनों तरफ की शून्येतर वास्तविक संख्या होती है। ठीक है, तो होता क्या है, जैसे हमने लिखा 1 2 3 और हमने सपोज करो या लिखे -1 -2 -3, ठीक है, इनमें से हम कोई भी संख्या लगा, आगे भी चल सकता है 4 5 6 जो भी चल सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो क्या है कि उसमें से हम इनमें से हम कोई भी संख्या ले लें और x और y की जगह पे पुट करें, जैसे कि मान के चलो मैंने ले लिया x की वैल्यू सपोज करो 1 ले ली और y की वैल्यू मैंने -2 ले ली, ठीक है, -2 ले ली, ये x की वैल्यू मैंने ले ली 1 और y की वैल्यू ले ली -2, ठीक है, इस तरह से वैल्यू ले ली, कोई भी वैल्यू लेंगे तो हमारा वही आएगा। ठीक है, तो वो हमेशा क्या होंगी वो हमें देखना है। ठीक है, तो हमेशा वो क्या होंगी वो हमें देखना है। ठीक है, इसके ऑप्शन भी गलत टाइप हो गए, वो ऑप्शन भी मैं आपके डालूंगा। ठीक है, एक सेकंड, हाँ देखिए मैंने ऑप्शन भी आपके लिख दिए हैं, तो अब देखिए x और y की वैल्यू में वो हम इसमें पुट करके देखेंगे और हम चेक करेंगे कि आंसर क्या आ रहा है हमारे पास। ठीक है, फिर हम आंसर बताएंगे। देखिए x की वैल्यू हम अगर 1 रखते हैं तो ये क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर है तो x की वैल्यू हम 1 रख रहे हैं तो 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस अब एक्स वाई का आपस में मल्टीपल होगा तो -2 और 1 का मल्टीपल होगा तो जो वैल्यू हो जाएगी वो -2 हो जाएगी। ठीक है, -2 हो जाएगी प्लस अब y का स्क्वायर करेंगे तो -2, तो माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस हो जाता है, तो 2 वैल्यू रह जाएगी, 2 2 जा 4 हो जाएगी, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 2 जा 4 हो जाएगी, प्लस का हो जाएगा ना 4 हो जाएगी। अब देखिए तो 1 -2 + 4 ये वैल्यू हो जाएगी। अब इसे जब हम लिखते हैं तो देखो 4 और 1 मिलकर कितना हो गया 5, 5 में से 2 जाएगा तो कितना आ जाएगा 3, तो ये बॉडी जो वैल्यू आएगी वो हमेशा क्या आती है पॉजिटिव आती है, ये हमने सीखा क्या आती है, ये वैल्यू आती है हमारे पास पॉजिटिव आती है हमेशा। ठीक है हाँ, तो देखो पहला ऑप्शन क्या कहता है हमेशा ऋणात्मक रहेगा, नहीं भाई पॉजिटिव आ रहा है आंसर, तो ये ऑप्शन तो हो गया गलत। ठीक है, x और y के मानों के लिए शून्य रहेगा, नहीं शून्य नहीं आ रहा आंसर। ठीक है, पॉजिटिव आ रहा है, ये भी गलत हो गया। हमेशा धनात्मक होगा, हाँ हमेशा धनात्मक होगा, पॉजिटिव होगा। धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो सकता नहीं हो सकता भाई, हमेशा धनात्मक ही होगा। ठीक है, तो सी ऑप्शन इज राइट। ठीक है, आप चेक करेंगे कोई भी वैल्यू रिपोर्ट करके तो आपका यही आएगा, तो हमेशा धनात्मक होता है, ये आप ध्यान रखिए। शून्योत्तर वास्तविक संख्याओं के लिए इस वैल्यू को देता है तो हमेशा उसका मान क्या होता है धनात्मक ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संलग्न चित्र में
ये चित्र दे रखा है, ठीक है। इसमें जो है देखो ये क्या है, आपको इस जगह पर इस एक्स स्टार की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। इस स्टार की वैल्यू आपको निकालनी है। अब देखो इसमें कोई संबंध होगा, वो संबंध हमें पता करके और हमें इस स्टार की वैल्यू निकालनी है। जरा गौर करो, 4 और 3 कितना होता है 7, 6 और 1 7, बीच में 7 रखा जा रहा है। 3 और 2 5, 1 और 4 5, तो बीच में 5 रखा जा रहा है। 7 और 8 15, 9 और 6 15, ये भी बीच में रखा जा रहा है, तो बस इसको ऐड करके बीच में रख देना है। 6 और 5 11, 7 और 4 11, तो 11 इसका आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन इज राइट। यदि किन्हीं दो प्राकृतिक संख्याओं a और b के लिए a की पावर b बराबर 125, तो जरा देखिए a की पावर b बराबर कितना दे रखा है 125। अब देखो 125 को जब मैं ब्रेक करता हूँ तो क्या आता है, 5 से मैं काटूं तो 5 दूनी 10, 5 25, फिर 5 से काटूं तो 5 से काटूंगा तो कितनी बार कटेगा, 5 बार कटेगा। फिर 5 से काटूंगा तो कितनी बार कटेगा, 1 बार कटेगा। तो 5 की पावर 3 हो गया, कितना हो गया 5 की पावर 3 हो गया। तो बेस जो आ गया 5 आ गया, पावर कितनी आ गई 3 आ गई। तो जरा गौर करेंगे a की वैल्यू तो कितनी आ रही है 5 आ रही है, और b की वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास 3 आ रही है, ठीक है। तो अब इसको पलट रहा है बस, और कुछ नहीं कर रहा है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, 3 की पावर 5 करना है, इसकी वैल्यू हमें बतानी है, ठीक है। तो 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, ठीक है, ये हो गया। 3 तिया 9, तिया 27, तिया 81, तिया 243, तो सी ऑप्शन इज राइट। 243 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट क्या लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 1 से 10 तक की 1 से 10 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं से विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या क्या होगी। लासा निकालना सिंपल है, ठीक है। तो 1 से लेकर 10 तक की सभी संख्या लिख लेंगे और उनका हम लासा निकाल लेंगे। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इनका लासा निकाल लेंगे। इस तरह से इसका लासा निकाल लेंगे और आप मल्टीपल कर देंगे, ठीक है। 1 सेकंड रुकिए, देखिए मैंने इसे गुणनखंड कर दिए आपके लिए, ठीक है। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 के गुणनखंड करेंगे तो हमारे पास आया है 2 2 2, फिर 3 3, फिर 5 7, ठीक है। तो 2 दूनी 4, दूनी 8 8 आ गया, 3 तिया 9 9 आ गया, 5 और 7 आया। तो देखिए मैं क्या करता हूँ, पहले 8 और 5 का मल्टीपल करूंगा तो ये कितना होगा, 8 पंजे 40 हो जाएगा, ठीक है। तो 40, फिर क्या करेंगे हम 40 में, इसमें इसलिए किया मैंने कि ये 0 आ जाए पीछे, इजी रहता है, ठीक है। तो 8 जो 40, 40 में हम 5 का 40 में हम क्या करेंगे, आप 9 ले लीजिए और आपके पास क्या रहेगा 7 ले लीजिए, ठीक है। तो 9 सत्ते 63 और ये 40 और है, इसका मल्टीपल कर लीजिए, ठीक है। तो 4 तिया 12 की 2 हासिल गई 1, 4 छिंग 24 और 1 25, और एक 0 और था, तो 25 20 आया। अब क्या 25 20 ऑप्शन है, नहीं है हमारे पास। तो हम क्या करेंगे 25 20 का अगला वाला मल्टीपल चलेंगे। तो 25 20 में जैसे ही हम 2 का मल्टीपल करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 50 40, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ए ऑप्शन इज राइट, ठीक है, ए ऑप्शन इज राइट। यही आज क्लास का लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है। तो आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी, मैंने एक एक क्वेश्चन बहुत डिटेल से समझाया है। प्लीज चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आप शेयर करना और सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, तो शेयर लाइक सब्सक्राइब करें इस वीडियो को, क्योंकि इस वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लग रही है। धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय।